Hello students, again we are on chapter number 3rd related to Indian agriculture, which is related to features, problems and policies of agriculture. Policies मतलब कि how we can improve our agriculture. As we know, agriculture is our basic occupation, so improvement in agriculture is mandatory, is very important, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर आवर कंट्री. अगर हमारी एग्रीकल्चर डेवलप है तो इट मीन्स दैट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. अर्लियर वी हैव डन आवर टू टाइप्स ऑफ द रिफॉर्म्स. एग्रेरियन रिफॉर्म्स मतलब कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंडियन एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स to improve the Indian agriculture. These reforms were technical reforms, in which we have to use the techniques. Techniques are related to which technology we should use, which type of the seeds, chemical fertilizers, insecticide, pesticides, है ना, machineries, है ना, ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, कैसे हमने यूज़ करना है और कैसे हमने मैकेनाइज्ड तरीके से एग्रीकल्चर करनी है, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करनी थी. ये सारा कुछ हमारा इससे टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम कर चुके हैं. एंड सेम सेकंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये था कि हमारी कंट्री में कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत थी, जिससे कि हमारे जो सब तरह के लोग हैं इक्वलाइज हो सके, जिसमें इंटरमीडिएटरीज को ख़त्म करो, ठीक है, और जो हमारे पास लैंड, जिसके पास सरप्लस लैंड है उससे सरप्लस लैंड लेके लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. दैट इज नोन एज द सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, कंसल्टेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स मीन्स से द फार्मर्स आर हैविंग स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड फार्म्स. Instead of scattered farms, they can take the land at one place so that they can save their time, money and labor all. क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने में उनका टाइम बहुत लगता था, जिससे उनका वेस्टेज ऑफ टाइम होता था. बट अगर वो एक ही जगह पे अपने लैंड ले लेंगे तो उससे जो बाउंड्रीज में लैंड वेस्ट होती है वो लैंड भी हमारी बचेगी, जिससे एग्रीकल्चर और एरिया जो है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, उनका जो एरिया ऑफ होल्डिंग हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड इवन हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं which are related to regulation of the rent, that how much rent the farmers has to pay. Earlier they were exploited on the behalf of rent also by the जमींदार्स. ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू हो चुकी है, जिससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर हैज़ इम्प्रूव्ड. नाउ दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइसेस. दे आर एबल टू गेट प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. इट ऑल हैपन्स ड्यू टू techniques, due to land reforms which are made by government. We should be thankful to the government for making such type of the reforms, impressive reforms. Now we are on our last type of the reforms. These are general reforms. General reforms which are related to, the very first are expansions of irrigation facilities. Now irrigation facilities are improved, are expanded by the government. Earlier the problem in 1951, only 17% farms were under cultivation. permanent irrigation facilities नहीं थी बेटे तब, ठीक है, और उस पे वेल थे, ठीक है, ट्यूबवेल्स नहीं थे. और यहाँ फिर हमारे पास जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स वाटर वर यूज फॉर दिस पर्पज, पर कैनाल्स हर एक जगह पे तो नहीं होती हैं, ठीक है. बट नाउ द इरीगेशन फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड. नाउ 45%, अबाउट नियर अबाउट 50% एरिया इज अंडर इरीगेशन फैसिलिटीज. 50% एरिया इज कवर्ड अंडर इरीगेशन फैसिलिटीज. सो दीज आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग. गवर्नमेंट इज मेकिंग द एफर्ट्स, ठीक है. जो हमारी कैनाल्स हैं उनको सब कैनाल्स में डिवाइड कर करके ट्यूबवेल्स के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है. ये जो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स पे फार्मर्स आर एबल टू परचेज द ट्यूबवेल्स, ठीक है. इस तरीके से बेटे उनके पास कल्टीवेशन, जो इरिगेशन की प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हद तक अब सॉल्व हो चुके हैं. प्रोविजन ऑफ क्रेडिट. अर्लियर द फार्मर्स वर यूज टू गो टू द जमींदार्स और मनी लेंडर्स और कमीशन एजेंट्स. बट नाउ ड्यू टू न्यू बैंक्स लाइक नबार्ड, 1982 में बेटे गवर्नमेंट ने नबार्ड बैंक जो था वो शुरू किया था, एस्टैब्लिश किया था. दैट वाज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दैट वाज merely for the rural development and for the merely specially for the purpose of agriculture.
ठीक है। उसके अलावा RRB रीजनल रूरल बैंक्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द रीजन्स, ठीक है। नाउ दे आर नॉट नो नीड टू गो टू जमींदार्स ओनली बिकॉज जमींदार्स लूटेड देम ऑन द बिहाफ ऑफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कई बार इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो एग्जैक्टली अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था उससे कई टाइम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता था, जिसको पे करना, रीपे करना वाज वेरी टफ फॉर द फार्मर्स। और इसी चक्कर में बेटे फार्मर्स को अपनी जो लैंड होती थी वो जमींदार्स को देनी पड़ती थी, ठीक है। उस टाइम पे बड़े फार्मर्स जो थे वो एक्सप्लॉइटेड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लगभग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि वो कितना लोन ले रहे हैं। लोन का तो पता था कितना ले रहे हैं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का उनको पता नहीं होता था कि कितना बन चुका है। द थर्ड इज रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज। Regulated markets means to say government has made so many rules and regulations regarding markets, ठीक है। मार्केटिंग सोसाइटीज बन चुकी है। रेगुलेटेड मार्केट्स में मतलब कि द फार्मर्स आर गिवन नाउ एग्जैक्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, ठीक है। अर्लियर द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड on the behalf of distress sale. They were enforced to sell their produce to the jamidars or money lenders only, but now there is no exploitation by the middlemen because due to abolition of middlemen now the farmers are directly related to government procure करती है बेटे आजकल जो भी प्रोड्यूस है मंडी में, मार्केट में। रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, रेगुलेटेड का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। रेगुलेटेड को हम ये भी ले सकते हैं नाउ अ डे देयर आर द रेगुलर मार्केट्स, फार्मर्स कैन रेगुलरली सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट्स एंड दे विल बी गिवन द प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन। नाउ द फार्मर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मिडलमैन, ठीक है। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेंट एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू इनकम फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, ठीक है। कमेटीज बन चुकी हैं बेटे, जो ये सोसाइटीज हैं, कमेटीज हैं, दे हैड इम्प्रूव्ड द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। नाउ द फार्मर्स आर कैन बार्गेन फॉर देयर ऑन राइट्स। पहले तो ये होता था बेटे उनको पता ही नहीं होता था कि उनको कितनी कीमत मिल रही है, क्योंकि प्रोड्यूस ही वो डायरेक्ट अपने लोन के लिए दे देते थे। तो अब वेट्स भी स्पेसिफाइड्स हैं, उनको पता है कि उनकी प्रॉपर एग्जैक्ट वेट क्या है, ठीक है। और उस वेट के ऊपर रेट भी, वेट और रेट दोनों जो है वो क्लियर हो चुके हैं। फार्मर्स आर वेरी वेल नोन अबाउट द रेट अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑल्सो। Cooperative societies had improved the bargaining power of the farmers in the market. These societies ensure that farmers' produce is graded. उनको बेटे उनकी ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस मिलती है एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस एट द एग्जैक्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प द फार्मर्स फॉर देयर प्रॉपर प्राइस एंड ये भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी ध्यान रखती हैं कि क्रॉप प्राइस डजंट क्रैश, कहीं उनको उनसे कम कीमत पे तो नहीं कि इन्फोर्स कर रहा परचेज करने के लिए, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज सोसाइटीज नाउ द फार्मर्स आर एबल टू गेट द एग्जैक्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बेटे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी इज मेड बाय द गवर्नमेंट। द फार्मर्स आर नाउ एबल टू गेट द मिनिमम प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। बेटे ये प्राइस जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है, इससे ज़्यादा प्राइस तो फार्मर्स ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स, बट इससे कम प्राइस पे कोई भी फार्मर अपनी प्रोड्यूस को सेल नहीं करेगा और ना ही उनको इससे कम प्राइस पे कोई सेल करने के लिए एनफोर्स करेगा। दिस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। दिस प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट and the farmers can take the price more than this price if they can, but no one can enforce the farmers to take the lesser price than this price, ठीक है। गवर्नमेंट इज कमिटेड, इवन गवर्नमेंट भी उनको उसी प्राइस पे परचेज करती है बेटा। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स
एट दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर फार्मर्स के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है बेटे, वो स्टॉक भी गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही परचेज करेगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अग्रेरियन रिफॉर्म्स यूज करने का अचीवमेंट जो है, द अचीवमेंट ऑफ द अग्रेरियन रिफॉर्म्स इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स टू से in our Indian economy, due to such type of the reforms, agriculture production increased near about 3 times. Wheat, rice especially. Green revolution जो था बेटे, due to utilization of modern means of production, due to utilization of HY seeds, mechanized means of production, cultivation, the farmers were able to produce their production up to 3 times more than the earlier. Conventional ways were not up to the mark, but now modern ways of cultivation are very good for the farmers and it gives the maximum productions to the farmers. That is why it is known as the green revolution and it occurs in our India in 1966. 1966 से लेके बटे जब बटे 1 ईयर की प्लानिंग्स बनी थी, 5 ईयर प्लानिंग, अंडर 5 ईयर प्लानिंग, 1966 67, 1967 68, 1968 69, ये जो था बटे 3 1 ईयर की जो 1 ईयर की 5 ईयर प्लानिंग, मतलब कि जो प्लानिंग थी बनी थी, दैट वाज वेरी गुड फॉर द फूड ग्रेन्स एट इंक्रीज एंड इट इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अप टू 25% मोर देन द अर्लियर। ठीक है। एंड इवन इट मेड आवर इंडियन सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रॉब्लम्स। व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? Instead of depending on other countries, we should be self-reliant, we should be self-dependent, especially in the food grains। ठीक है। हर एक कंट्री का बेटे 5 ईयर प्लानिंग्स में हम जो है मेन मोटिव है वो यही है कि हम किस तरीके से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लें। ठीक है। जितनी किसी इकोनॉमी में सेल्फ सफिशिएंसी होगी, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज कम से कम होगी, उतना ही वो कंट्री वेल डेवलप्ड में माना जाता है। और इससे रिलेटेड बेटे हमने 3 फेजेस बनाए हैं। 1 फेज इज रिलेटेड टू मिड 60 टू मिड 70। ठीक है। यहाँ पे बेटे कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही लगाई गई थी। ठीक है। इसमें क्या था बेटे, हमारे पास एक IADP प्रोग्राम था बेटे, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। व्हाट इट वाज? इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें के दीज वेज वर यूज्ड ऑन ओनली 17 डिस्ट्रिक्ट्स। जिनमें भी ये यूज किया गया था, ये एरियाज भी सिलेक्टेड वो एरियाज थे जहाँ पे जो कल्टीवेशन से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज थी वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल थी। ठीक है। और इसमें जो एरियाज इंक्लूडेड थे वर पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। ठीक है। और उसके बाद मिड 70s से मिड 80s में जो प्रोग्राम था वो लगभग सभी एरियाज के ऊपर सिलेक्ट किया गया था, सभी एरियाज के ऊपर यूटिलाइज किया गया था। मतलब कि हमने जो मॉडर्न वेज ऑफ प्रोडक्शन किए हैं इनको सब एरियाज के ऊपर यूटिलाइज किया गया था। दैट वाज द intensive agricultural area program that was for 117 states, used for 117 states। तो इस तरीके से नेचुरली इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो सब जगह पे आ गई थी। ठीक है। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फीचर्स क्या है बेटे, इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। लाइक 2016-17 में अगर हम लोग वीट की प्रोडक्शन देखें, दैट वाज 3216 kg, 3216 kg। ठीक है। वेयर एज इन 2016-17 अदरवाइज इन मतलब 197 देखें, 1951 में देखें तो इट वाज ओनली 660 kg।
तो नियर अबाउट 5 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, सेम अगर हम लोग अदर जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको कंपेयर करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। सब्सटेनियल राइज इन एक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो चुका है। एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया, जिससे क्या हो गया, फार्मर जो है उन्होंने एक जगह पे लैंड ले ली, और ड्यू टू थोड़ा सा कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी फ़ायदा हुआ है ना। एरिया अंडर केमिकल फर्टिलाइजर जो था, सॉरी एरिया अंडर प्रोडक्शन जो था ड्यू टू HYV सीड्स या ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अगर ये कल्टीवेशन पहले 13 करोड़ हेक्टेयर्स पे थी, नाउ इट इज़ अप टू 19 करोड़ हेक्टेयर्स। शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming to commercial farming. Earlier the farmers were producing only for their own use, ठीक है, crops were produced only for their own produce, but now due to green revolution, due to modern ways of cultivation, the farmers are producing the commercial farming, using the way of commercial farming, and it commercialized the farmers, and now the production is not for on their self sufficiency, for their own needs, but they are producing marketable surplus also. Change in farmers outlook. जो पहले फार्मर्स फेटलिस्टिक थे, वो सोचते थे कि जितना हमारी किस्मत में है हमें सिर्फ उतनी ही प्रोडक्शन मिलेगी, बट नाउ दे आर नॉट फेटलिस्टिक। वो सबसिस्टेंस लेवल से बाहर निकल चुके हैं, उनकी जो सोच है वो कमर्शलाइज हो चुकी है। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट ऑल्सो। उनको जो है इतना पता चल चुका है, इफ़ दे यूज़ द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टिवेशन, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑन मोर प्रोडक्शन, दे कैन बी एबल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। सो इस तरीके से आजकल जो फार्मर है वो काफ़ी लेबोरियस हो चुके हैं। सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस, ठीक है, नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट स्पेशली इन फूड ग्रेन्स ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अर्लियर वी वर इम्पोर्टिंग द प्रोडक्शंस, खास करके शुगर की प्रोडक्शन में बेटा यही होता था कि हमेशा अप्स एंड डाउन, कभी ज़्यादा है कभी कम है, बट नाउ अ डे वी आर नॉट डूइंग सच टाइप ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इवन वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मैनी टाइप ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, फूड सप्लाई जो हमारी कंट्री में है वो प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट इन एग्रीकल्चर वी हैव अचीव्ड। ठीक है, सबसिस्टेंस प्रोडक्शन से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। नाउ द प्रोडक्शन इज आफ्टर domestic needs, we can export the goods also. We are exporting the goods to abroad also. And now green revolution is green revolution, but here are some limitations of the green revolution also, because green revolution, it was said that green revolution is not green revolution, it is the red revolution also, because इसका इफेक्ट कुछ फार्मर्स के ऊपर बहुत बैडली पड़ा था। ठीक है, क्योंकि मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, अच्छे महंगे फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स आर नॉट अप्रोचेबल टू ऑल द फार्मर्स, सो दैट इज वाई इट इफेक्टेड इन लिमिटेड एरियाज, ऑन लिमिटेड टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑन लिमिटेड टाइप ऑफ द फार्मर्स, नॉट ओवरऑल ऑन ऑल टाइप ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत फायदेमंद रही, रिकॉर्ड तोड़ हमारे पास प्रोडक्शन हुई, कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, हर एक चीज़ में वीट में और वीट और राइस, स्पेशली वीट और राइस में बेटा प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, बट फिर भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फेलवर्स हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि देयर इज़ द नीड टू इम्प्रूव आवर ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी। इंडिया नीड्स another ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी, सो दैट जो लिमिटेशंस इसमें हुए हैं वो लिमिटेशंस को हम रिमूव कर सकें। लिमिटेशंस कौन सी है, फेलियर्स कौन कौन से हैं? वेरी फर्स्ट इज लिमिटेड क्रॉप्स, इट इफेक्टेड ओनली सम लिमिटेड क्रॉप्स लाइक राइस, वीट। ठीक है, देर इज नो सिमिलर राइस इन कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी, इनके ऊपर भी तो होना चाहिए था ना, इनके ऊपर इफेक्ट जो है वो काफ़ी
कम पड़ा है, और ज़्यादातर मतलब कि वीट एंड राइस इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा। अनइवन स्प्रेड या लिमिटेड, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो लिमिटेड एरिया, ठीक है, क्योंकि सभी तरह के एरियाज के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका एरिया कौन से एरियाज पे इफेक्ट पड़ा? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पड़ा भी तो बहुत कम पड़ा, ठीक है। तो मतलब कि इसका अनइवन स्प्रेड था, सब तरह की क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, सब एरियाज के ऊपर इसका इक्वली इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन या लिमिटेड फार्मर्स, इसका इफेक्ट जो है दैट वाज ऑन द फार्मर्स विच वर हैविंग लार्ज साइज ऑफ द होल्डिंग्स, लार्ज साइज ऑफ द फार्म्स। जो छोटे फार्मर्स थे उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ा या नहीं पड़ा, बिकॉज दे वर अनेबल टू यूज द मॉडर्न वेज ऑफ द कल्टिवेशन। HYV सीड्स वर वेरी कॉस्टली, इट वॉज बियॉन्ड ऑफ द रीच ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स, एंड इंडिया में मैक्सिमम फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स। जब उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा तो जिन लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो वो बहुत कम लोग थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आर फाउंड टू बी इम्प्रेसिव इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन आउटपुट। ये इतनी ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई। द नेक्स्ट पॉइंट इज, last point is economic divide. It created the gap between the rich and poor farmers, a huge gulf between the rich and poor section, because the richer section get more richer and जो poorer farmer थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए, ठीक है। जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने जो छोटे छोटे फार्म्स थे उनको सेल करके क्या किया जी, जो बड़े फार्मर्स थे उनके अंडर जाके काम करना शुरू कर दिया। दे बिकम इंडेप्टेड, डेप्ट उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ले लिया। बटे रूरल इंडेप्टेडनेस उसी टाइम पे ज़्यादा क्रिएट हुई थी हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया के लोगों को वैसे भी डेप्ट के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा है, वो लोग हमेशा लोन लेके काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटे लोन जो थे, लोन वेवर्स आर फ्रीक्वेंटली वो ऑफर कर रहे थे लोन, और जो फार्मर्स थे वो लोन ले रहे थे, और जो वापस किया नहीं जा रहा था सो दे कमिटेड द सुसाइड्स आल्सो। सो इस तरीके से हमारे कंट्री में ये जो था वो फार्मर्स के लिए एक सीरियस चैलेंज बन गया था, विच क्रिएटेड द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ काफ़ी ज़्यादा फैल गई। और यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लोग बन गए, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास था और जिनके पास कुछ भी नहीं था। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट देयर इज़ द नीड ऑफ वन मोर अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमने पहले फेस की हैं वो प्रॉब्लम्स ठीक हो सकें, ठीक है। प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके, ठीक है, और फूड ग्रेन स्टॉक जो है कैन बी इंक्रीज्ड, और उसमें जो अनसर्टनिटी है वो अनसर्टनिटी खत्म हो सके। जो सब फार्मर जो हैं उसके ऊपर इक्वल इफेक्ट पड़े। फार्मर जो है अनसर्टनिटीज़ ऑफ वेदर को ना फेस करें। वी नो कि वेदर तो फेस करना ही पड़ेगा, बट अगर बारिश नहीं हुई तब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फार्मर्स कैन डू द कंटिन्यूसली वर्क फॉर द होल ईयर इंस्टेड ऑफ सीजनल फार्मिंग। सो कुछ मल्टीपल क्रॉपिंग वगैरह का वे उनको प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, ठीक है। और लोन लेने के लिए दे शुड नॉट गो टू द मनी लेंडर्स, दे शुड बी मोर रूरल बैंक्स फॉर द फार्मर्स, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर। तब हम कह सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में इम्प्रूव एज वी रिक्वायर। सो दिस इज अवर टॉपिक बेटा, इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, जो नेचर से रिलेटेड हैं। एंड इन सेकेंडरी सेक्टर वी आर हैविंग इंडस्ट्रीज, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से बेटा लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। सो अपने माइंड को सेटअप यहाँ पे कर लेना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।